बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं भारतीय सेना में भर्ती की ख्वाहिश रखने वाले युवाओं को मिली गुड न्यूज की। सरकार ने सेना की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए मिशन अग्निपथ का ऐलान किया है। इस नई भर्ती प्रक्रिया से निकले सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। इस योजना के तहत युवा 4 साल के लिए सेना में भर्ती होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति ने यह फैसला किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों की मौजूदगी में अग्निपथ योजना का ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने और सेना का आधुनिकीकरण करने के लिए ये अहम फैसला लिया गया है। साथ ही इस योजना से युवाओं को देश की सुरक्षा को मजबूत बनाने और मिलिट्री सेवा देने का मौका भी मिलेगा। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। साथियों, इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी, जो प्रोडक्टिविटी गेन और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में सहायक होगी। अग्निवीरों के लिए एक अच्छी पे पैकेज, 4 साल की सेवा के बाद एग्जिट पर सेवा निधि पैकेज एवं एक लिबरल डेथ एंड डिसेबिलिटी पैकेज की भी व्यवस्था की गई है। सरकार के इस ऐलान के वक्त तीनों सेना प्रमुखों के आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी, नौसेना चीफ एडमिरल आर. हरि कुमार भी मौजूद थे। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि 4 साल के प्रशिक्षण के दौरान अग्निवीर आसानी से हमारी सैन्य इकाइयों से जुड़ सकेंगे। जरूरत के अनुसार उन्हें चीन और पाकिस्तान की सेनाओं पर तैनात होने में भी सक्षम होंगे। भारतीय नौसेना प्रमुख ने कहा कि अभी नौसेना में महिला अधिकारी हैं। अग्निपथ योजना के तहत महिला अग्निवीर नाविकों को भी शामिल किया जाएगा। एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने कहा कि भारतीय वायुसेना अग्निवीरों को एविएशन वेपन्स और ग्राउंड सिस्टम इक्विपमेंट्स के बारे में प्रशिक्षण और प्रदर्शन का सुनहरा मौका देगी। भारतवासियों में देश की सेवा करने का एक भावना है, जिसको चैनलाइज करने का मौका देना हम सबका कर्तव्य है। भारतीय सेना की प्राउड लेगेसी, बलिदान, कर्तव्य प्लस टुडेज यंग इंडिया unstoppable combat power. We are giving youth a chance for both long and short duration military service. The Indian Air Force is looking to tap into this source of dynamic young people, train and expose them to high technology environment of the Indian Air Force, and hone their skills for future employment. The new scheme therefore gives the Air Force an opportunity to draw from the vast pool of talent available in the country, so that they can serve in the nation's armed forces with pride. A short tenure in the Air Force will facilitate military training and inculcate amongst them qualities of leadership, patriotism, determination, discipline, maturity, courage, camaraderie, orderliness, and a sense of time management. The scheme also allows the Air Force to assess both the attitude and the aptitude of the young people who join as Agniveers and prepare them for further specialized training in aviation and non-aviation skills. अग्निपथ स्कीम एक नया दौर की नई सोच है, एक आइडिया जो मेड इन इंडिया एंड मेक फॉर इंडिया है, एक आइडिया जो आर्म फोर्सेस के ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा, एक आइडिया जो युवाओं के एस्पिरेशंस और आर्म फोर्सेस की फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स में बैलेंस लाएगा, एक आइडिया जो कारगिल कमेटी रिपोर्ट के अनुसार आर्म फोर्सेस के प्रोफाइल को और यूथफुल बनाएगा।
भारतीय सेना की भर्ती के लिए मोदी सरकार द्वारा लिए गए इस ऐतिहासिक फैसले का असर कितना होगा, सामरिक लिहाज से क्या ये गेम चेंजर साबित होगा? पूरी डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, सेना के इतिहास में अगर आप भर्ती की बात करें, ये सबसे बड़ा बदलाव होने जा रहा है 21वीं सदी में। और इस योजना के जरिए सरकार ये चाहती है कि जो पूरा का पूरा प्रक्रिया है उसमें बदलाव हो, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस इस बात पर रखा गया है कि नई टेक्नोलॉजी आए और उस सभी लोग जो कि सेना में भर्ती होने की मंशा रखते हैं, खासकर यूथ, उनको मौका दिया जाए। और उसको ध्यान में रखते हुए अग्निपथ स्कीम लॉन्च किया गया है, और जो लोग इस स्कीम के तहत जिनकी भर्तियां होंगी उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। मैं आपको बता दूं कि 17.5 साल से 21 साल के बीच जिनकी उम्र है वो इसके लिए एलिजिबल हैं, वो अग्निपथ स्कीम के तहत आवेदन कर सकते हैं, उनकी भर्तियां हो सकती है। करीब करीब पहले साल में 46,000 अग्निवीर की वैकेंसी है, उनकी भर्ती होगी, और 90 दिन के अंदर इस प्रक्रिया की शुरुआत जो है वो कर दी जाएगी। पहले मैं इसके फीचर्स बता दूं। पहले साल में करीब 4,76,000 रुपए का पैकेज है, जो कि चौथे साल तक 6,92,000 रुपए के आसपास जाएगा। 4 साल के कंप्लीशन के बाद, क्योंकि अग्निपथ स्कीम के तहत जिन युवाओं की भर्ती होगी वो 4 साल के लिए होगी, तो चौथे साल के कंप्लीशन के बाद उन्हें एक सेवानिधि पैकेज भी दिया जाएगा, जिसकी जो कि 11,70,000 रुपए के आसपास होगी। इसमें कई तरह के बेनिफिट्स हैं। सरकार पेंशन का फायदा भी इसमें देगी, पीएफ भी कटेगा, और साथ ही साथ ये जो सेवानिधि पैकेज है वो टैक्स एग्जेम्प्टेड हो, कोई टैक्स उनको नहीं देना होगा। 4 साल पूरा होने के बाद ये विकल्प होगा कि जो भी अग्निवीर हैं वो सेना में रेगुलर भर्ती के लिए आवेदन कर पाए। सरकार जितने भी अग्निवीर की अपॉइंटमेंट करेगी उसमें करीब 25% के आसपास जो अग्निवीर होंगे उन्हें सेना में रेगुलर तौर पर रख लिया जाएगा। अब सवाल यह है कि सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है, इस मॉडल का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। दुनिया के कई देशों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इसका फायदा दिया जाए, उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि अगर सेना में वो आना चाहते हैं, सेना की जो वर्दी है वो पहनने की दिलचस्पी रखते हैं, तो उनके लिए एक विकल्प है। शॉर्ट टर्म में भी 4 साल की सेवा करने के बाद वो सेना छोड़ सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन मौका है, बेहतरीन मकसद है, और सरकार कोशिश ये कर रही है कि 32 साल जो एवरेज एज है उसको घटाकर इस स्कीम के बाद 26 साल किया जाए। तो इससे सेना की जो कैपेबिलिटी है उसमें मजबूती आएगी, जो एफिशिएंसी पावर है वो बढ़ेगी, और सेना को ज्यादा से ज्यादा युवा बनाने में भी मदद मिल सकती है। साथ ही साथ जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है भारत के पास, उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा, और उस मकसद से सरकार ने, सेना ने अग्निपथ स्कीम को जो है की शुरुआत की है, और उसे आज लॉन्च किया गया है। जहां एक और अग्निपथ से युवाओं को सेना से जुड़ने का मौका मिलेगा, वहीं सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए भी एक खुशखबरी है। मोदी सरकार ने बम्पर वैकेंसीज का ऐलान किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की समीक्षा की, और उन्होंने निर्देश दिया कि सरकार मिशन मोड में अगले 1.5 साल में 10 लाख लोगों की भर्ती करे। ये भर्ती केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों और मंत्रालयों के तहत आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से सरकार के इस फैसले के बारे में ट्वीट करके जानकारी दी गई। दस लाख नौकरियां देने के फैसले पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इससे युवाओं को आधुनिक भारत के विकास में योगदान देने का बड़ा मौका मिलेगा। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में पीयूष गोयल ने सरकार के इस फैसले की आलोचना कर रहे विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि देश जिस रफ्तार से विकास कर रहा है वो कांग्रेसी समझ नहीं सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से पूरा निरीक्षण करके ये फैसला लिया है कि 10 लाख हमारे युवा युवती भाई बहनों को नौकरी दी जाएगी सरकार में, सरकार के अन्य विभागों में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, ये दर्शाता है कि नए भारत के निर्माण में अब युवा शक्ति का बहुत बड़ा योगदान होगा। जब युवा शक्ति हमारी सशक्त होती है, जब युवा की क्षमताएं सरकारी कामकाज में आती है, तो उसका बहुत बड़ा लाभ होगा। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारी नई PLI स्कीम्स में जो उत्पादन क्षमता बढ़ाने की बात हो रही है, जो निर्यात को तेज गति से बढ़ावा दिया जा रहा है, इस सब में भी सरकारी भूमिका को नई टेक्नोलॉजी के साथ नए स्वरूप में सोचने के लिए हमारे नए जो लोग जुड़ेंगे सरकार में, इनका मैं समझता हूँ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी मिलेगा।
10 लाख सरकारी नौकरी देने के फैसले पर लोगों का क्या कहना है, वो मोदी सरकार के इस ऐलान को कैसे देख रहे हैं, इस पर हमने कुछ लोगों से बात की। चलिए आपको दिखाते हैं। उम्मीद तो है कि आ सकती हैं, लेकिन अभी क्या है कि ये फोर्स की वैकेंसी कुछ दिन से नहीं आ पा रही हैं, बहुत दिन हो गए हैं, और ना ही एसएससी और कई एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जिनकी वैकेंसी नहीं आ पा रही है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि प्रधानमंत्री जी से कि जल्दी वैकेंसी को लाने के लिए अब प्रयास कर रहे हैं। उम्मीदें तो हमें 2014 में बहुत थी, जब नरेंद्र मोदी जी आए थे नए उनकी बातों से बहुत सारी उम्मीदें थी। मैंने भी वोट किया था, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, चीज़ें चेंज होंगी, युवाओं की बात सुनी जाएगी, करप्शन खत्म होगा, सारी चीज़ें होंगी, बट उन्होंने निराश किया हमें। एज ए स्टूडेंट, एज अ पर्सन, मतलब नागरिक होने के नाते मैं तो निराश हूँ हर जगह उनसे। बहुत सारी चीज़ों के लेके हमारी बातें नहीं सुनी जाती हैं। आप किसी चीज़ को लेके धरना दे रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो, करप्शन हो रहे हैं एग्जाम में, कोई नहीं सुनता। आप चिल्लाते रहो, आप ट्विटर कैंपेन चलाते रहो, ये सब अब मुझे तो नहीं लगता कि पूरा होने वाला, आएगा भी तो भी नहीं पूरा होगा। और 10 लाख तो बहुत बड़ी बात होगी। 10 लाख तो इन्होंने पीछे 8 सालों में नहीं किया है, 10 लाख अभी कैसे कर देंगे। बोल दे रहे हैं लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही है, लड़के तैयारी कर रहे हैं, उनका उम्र भी चले जा रहा है, फिर भी मतलब प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं तो कुछ नहीं निकल रहा है। कर रहे हैं करने के लिए, लेकिन हो नहीं रहा है। आपको उम्मीद नहीं है कि ऐसा होगा? अब उम्मीद तो क्या होता है, देखते हैं क्या करते हैं। उम्मीद तो है, लेकिन मतलब कर भी नहीं रहे हैं, तो क्या उम्मीद बताएंगी। 60% हम लोग को उम्मीद है कि नहीं आएगी, 40% नहीं है कि नहीं भी आ सकती है। पिछले साल से और लॉकडाउन के समय से सरकारी नौकरी की कोई भी वैकेंसी इतनी ज़्यादा आई नहीं है। जहाँ पे भी देखो वैकेंसीज घट रही है, तो शायद हो सकता है कि इस 10 लाख तो नहीं मगर 5 लाख भी एटलीस्ट हो जाए तो वो भी हमारे लिए बहुत है। सरकार ने गुजरात के धौलेरा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को मंजूरी दे दी है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को हरी झंडी दे दी गई है। धौलेरा गुजरात में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए आज उसको अनुमति दी गई है। आपको ज्ञात होगा 2016 में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी के अंतर्गत धौलेरा में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का इनिशिएटिव लिया गया था, जिसके चलते इसकी एनवायरनमेंट क्लियरेंस भी और इसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस और रक्षा मंत्रालय से एनओसी भी आ चुका है, होम मिनिस्ट्री से भी आ चुका है। 1501 हेक्टेयर भूमि इसके लिए उपलब्ध करवाई जा चुकी है। कल की भारी गिरावट के बाद बाजार ने कुछ संभलने की कोशिश की, लेकिन दिन के ऊपरी स्तर से बाजार फिर फिसल गया। ये लगातार तीसरा कारोबारी दिन है जब बाजार लाल निशान में बंद हुआ। निफ्टी 42 अंक से ज्यादा और सेंसेक्स 153 अंकों से ज्यादा गिरकर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी 94 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखी गई। बाजार का दिन भर कैसा मूड रहा, बता रही हमारी सहयोगी मानसी दवे। बिल्कुल, तो दिन भर के कारोबार की अगर बात करें, बाजार में आज अच्छा एक्शन देखने को मिला। कल जितनी गिरावट हमने देखी थी, भारी कमजोरी के साथ बाजार ने ट्रेड किया था, लेकिन आज के सत्र में ऐसा नहीं हुआ। जब शुरुआत हुई बाजार ने अच्छा एक्शन दिखाया और उसके ठीक बाद ऑफकोर्स वहां से गिरावट भी, डाउन ट्रेंड भी आते हुए दिखे, लेकिन 15,700 के लेवल्स जो हैं उसे निफ्टी ने बनाकर रखा। 15,700 से एक बार डिप भी हुआ, लेकिन क्लोजिंग जो है 15,700 के पार रही। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स आज फोकस में रहे, क्योंकि अदानी न्यू इंडस्ट्रीज में टोटल एनर्जी 25% हिस्सेदारी खरीदेगा, ये खबर आती हुई दिखी। और दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम बनाने का इनका लक्ष्य है। इसके ठीक बाद अदानी ग्रुप के तमाम स्टॉक्स में अच्छा एक्शन दिखा। बजाज ऑटो बायबैक प्लान अनाउंसमेंट होने वाला था, लेकिन ये अनाउंसमेंट जब कैंसिल होता हुआ दिखा तो बजाज ऑटो में एक शार्प ट्रेंड नजर आया। इसके अलावा इन्फोसिस, भारती एयरटेल, एल&टी, एम&एम, एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स थे, पावर स्टॉक्स थे, जहां पर आज अच्छा एक्शन देखने को मिला। बिकवाली कहां से आती हुई दिखी? हैवी वेट्स, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, एचयूएल, आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स आज परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, यहां से कमजोरी नजर आ रही थी। लेकिन इस बीच अगर देखें बाजार की फाइनल क्लोजिंग जब देखने को मिली, कल जितनी कमजोरी थी उतनी कमजोरी आज नजर नहीं आई। 15,700 के लेवल्स को निफ्टी ने संभाल कर रखा। वहीं बैंक निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स में भी स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स काफी सारे नजर आए। और इसी बीच मिड कैप में भी काफी हद तक स्टॉक स्पेसिफिक लेवल्स देखने को मिले। तो आज का दिन कल के मुकाबले अच्छा रहा। अडानी ग्रुप ने टोटल एनर्जीज के साथ नई डील साइन की है। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज में टोटल एनर्जीज 25% हिस्सा खरीदेगा। इस पर पूरी जानकारी के साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी सौमित सरकार। तो अगर आप देखेंगे तो टोटल ग्रुप है वो करीब 25% स्टेक खरीदने वाली है अडानी एंटरप्राइजेस की एक होली ओन सब्सिडरी अडानी न्यू इंडस्ट्रीज
अब ये जो स्टेक टोटल ग्रुप खरीद रहा है वो अडानी एंटरप्राइजेस से खरीद रहा है, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि अडानी एंटरप्राइजेस में कुछ तरह का फंड इन्फ्यूजन होगा। वो कितना फंड इन्फ्यूजन होगा वो अब तक कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया है, बट ये 25% स्टेक है, क्या वैल्यूएशन पे जा रहा है ये अब तक कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया, तो ये डिस्क्लोजर आना अभी तक बाकी है, तो ये ट्रैक करना होगा। उसी के साथ कंपनी ने ये भी कहा है कि अडानी न्यू इंडस्ट्रीज़ जो है उसका एक काफ़ी एम्बिशियस कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान है। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करीब $50 बिलियन वो इन्वेस्ट करने वाले हैं ग्रीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम में अगले 10 साल के लिए। और अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म टारगेट जो है उनका 2030 तक का जो टारगेट है, तब तक वो उनका टारगेट है कि वो प्रोड्यूस कर पाए अराउंड 1 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन टिल 2030। अब अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली अडानी एंटरप्राइजेस ने IHC कैपिटल से भी करीब 7,700 करोड़ रेस किए थे 3.5% स्टेक के लिए, तो ये लगभग एक सेकंड काइंड ऑफ फंड इन्फ्यूजन आ रहा है कंपनी में। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो टोटल ग्रुप के साथ अडानी ग्रुप काफ़ी टाइम से लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप रहा है। अडानी टोटल गैस में टोटल ग्रुप ने 37.4% स्टेक एक्वायर किया था, फिर अडानी ग्रीन में उन्होंने 20% स्टेक एक्वायर किया था, और कुछ सोलर एसेट्स में करीब 50% का स्टेक एक्वायर किया था। और अडानी पोर्ट्स में अगर आप देखेंगे तो उनके एक LNG पोर्ट, धामरा LNG पोर्ट में उन्होंने 50% स्टेक टोटल ग्रुप ने अडानी पोर्ट से एक्वायर किया। तो काफ़ी टाइम से उनका रिलेशनशिप अच्छा रहा है टोटल ग्रुप के साथ, और अब अडानी एंटरप्राइजेस में टोटल ग्रुप एक सब्सिडरी में करीब 25% स्टेक खरीदने वाले हैं। 1 जुलाई से अमूल, फ्रूटी, माजा, एपी के टेट्रा पैक पर रोक लग जाएगी। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार कल तक इस फैसले का ऐलान कर सकती है। इसके पीछे कारण क्या है और क्या इंडस्ट्री इसके लिए तैयार है, ये सारी बातें बताने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर के ये बड़ा डेवलपमेंट, बड़ी खबर है, और सूत्र ये बता रहे हैं कि फिलहाल सरकार ऐसे विचार में नहीं है। हाँ, वो सिंगल यूज प्लास्टिक पे जो बैन लगाना चाहती है, जो रोक लगाना चाहती है, उसको किसी भी तरीके से आगे बढ़ा सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि वो जुलाई से ही सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाना चाहती है, और इसी दिशा में बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के लिए जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स जारी करने हैं वो सरकार 15 जून तक जारी भी कर सकती है। ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक दरअसल एक ऑल्टरनेटिव, एक विकल्प के तौर पर, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसके विकल्प के तौर पर इसको उसके क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स तैयार किए जा रहे हैं। हम सभी को पता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के अलग अलग जो फॉर्म्स हैं, जिस रूप में उनका इस्तेमाल होता है, चाहे वो आइसक्रीम कैंडी हो, प्लास्टिक स्ट्रॉ, प्लास्टिक कटलरी, इन तमाम रूप में इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, और इसी के लिए एक विकल्प के तौर पे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जो है वो सरकार लाना चाहती है। लेकिन अगर इसी विषय को इंडस्ट्री के नजरिए से देखें तो इंडस्ट्री लगातार सरकार से अपील कर रही है कि जब तक सिंगल यूज प्लास्टिक का एक विकल्प नहीं है, एक ठोस उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है, तब तक सरकार इस बैन को आगे तकरीबन 4 से 6 महीना दे। पार्ले एग्रो, अमूल जैसी कंपनियों ने तो बाकायदा सरकार को चिट्ठी लिख करके भी अपील करी है कि जिस तरीके से सिंगल यूज प्लास्टिक के, जैसे प्लास्टिक स्ट्रॉ या प्लास्टिक कटलरी जितना इस्तेमाल हो रहा है, इसका तुरंत के तुरंत कोई विकल्प लाना इतना आसान नहीं होगा। यही नहीं, इंडस्ट्री ने यह भी तर्क दिया है कि अगर फौरी तौर पे कोई बैन सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए सरकार लेकर के आती है तो फिलहाल ये FMCG सेक्टर पर जो उसकी ग्रोथ है इस पर एक नेगेटिव इंपैक्ट लगा सकती है। लेकिन सरकार की मंशा यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा स्रोत है, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। और अगर आंकड़ों के नजरिए से आप देखें तो 2019-20 में 34 लाख टन से ज्यादा ये सिंगल यूज प्लास्टिक या प्लास्टिक का कचरा एकत्रित हुआ था। यही वजह है कि सरकार तेजी से इस दिशा में काम कर रही है। हालांकि टकराव इंडस्ट्री के साथ फिलहाल बनता हुआ दिख रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बाकी बिजनेस वर्ल्ड की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ET Now स्वदेश।